क्लास स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का हम लोग बनाने जा रहे हैं मॉक टेस्ट जो एनटीए ने रिलीज किया है। तो एक एक करके क्लास आंसर दो। मैं ऑनलाइन ही आपके साथ ही क्लासेस को बनाऊंगा, लाइव जैसा ऑनलाइन में है वैसा ही। तो ये है क्लास, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एक एक करके, और हम एक एक करके क्लास क्वेश्चन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे इसका। राइट, चलो आ जाओ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन 1, एक करके क्लास आंसर देना स्टार्ट करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बच्चे जो है पार्टिसिपेट करो। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेशन इज अ वे टू अचीव। यार देखो, गवर्नमेंट बजट में इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव बनाने का क्या पर्पज है? इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है, डायरेक्ट टैक्स को, ताकि क्लास गरीबी अमीरी के बीच का जो भेदभाव है वो क्लास खत्म किया जा सके, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, पहले का दूसरा। ओके, सेकंड, मैच करना है आपको टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड कहां दिख रहा है क्लास आपको? ए का थर्ड देखो आप, ए का थर्ड कहां दिख रहा है? ए का थर्ड सेकंड में दिख रहा है बस। राइट, ए का थर्ड। प्रोग्रेसिव मतलब पता है क्या होता है क्लास? बढ़ता चला जाता है। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ना बढ़ता चला जाता है जैसे इनकम बढ़ती है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम है, चाहे अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे आम आदमी हो, सबके लिए वो सेम है। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट, रेवेन्यू डेफिसिट, बी का फर्स्ट है। सो ए का जो है थर्ड, बी का फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारी चीजें आप चेक कर लेना। टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट, ये तो इसका डी ही है। लास्ट वाला जो डी है ना, प्रिंटिंग, मनी प्रिंट करती है, बोरोइंग या टैक्सेशन, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। जब सरकार का बजट माइनस में चला जाता है तो सरकार क्लास डी वाला ऑप्शन करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। थर्ड चेक करो क्लास, थर्ड जो छूट जाए क्लास उसे बाद में कवर करना, अभी आगे आगे चलते चले जाओ। थर्ड क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ लोन। अगर सरकार ने किसी को लोन दिया है और इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कैसा है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, देखो कैपिटल नहीं है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल बोरोइंग्स होता है वो भी नहीं है, और टैक्स तो ये है नहीं, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो पहला ऑप्शन पे टिक कर देना क्लास, थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज अगेंस्ट वेजेस इज रेफर्ड एज टू। वो लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेज अगेंस्ट वेजेस, which is sold and purchased against wages is called wage labor। ठीक है, जो लेबर है, जो क्लास बेची जाती है, जो लेबर मतलब अपनी मेहनत को देता है बदले में वेज लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? वेज लेबर। तो आप डी पे टिक कर दो, डी ऑप्शन करेक्ट है। लिख लेना क्लास, अगर कुछ आपको लिखना है ना आंसर्स को लिख लेना। अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको क्लास 12th में तो नहीं कराया जाता है, क्लास जनरली पूछा नहीं जाता है। राइट, लेकिन फिर भी क्लास देख लेते हैं क्वेश्चन आ गया है तो, क्योंकि देखो यार 3, 4, 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल कंटेक्स्ट से अलग ही होंगे, जो आपने शायद कभी देखा ना हो, और 4-5 क्वेश्चन शायद आपको ऐसे होंगे जो ना आते हो। तो ऑब्वियसली 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, और बच्चे वही कर रहे हैं और बच्चों के हो भी रहे हैं, तो आप उसकी चिंता ना करना। एक आध क्वेश्चन मॉक में इधर उधर मिल गया तो इसको आइडियल मत मान के बैठ जाना। द सीपीआई इज क्लास, क्योंकि और बच्चों के पेपर में सीपीआई नहीं आया हुआ है, जितने बच्चों ने अभी तक पेपर दिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि यार एक बात होता है, मैं अपने जीवन व्यापन के लिए 2 साल पहले एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीदता था। बास्केट ऑफ गुड्स मतलब क्या है कि बहुत सारी कमोडिटी का एक मिक्स खरीदता था अपने जीवन व्यापन करने के लिए। आज मैं वो खरीद रहा हूँ, लेकिन कल के प्राइस में और आज के प्राइस में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस डिफरेंस को स्टडी करने के लिए क्लास करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100 ये क्लास सीपीआई निकाला जाता है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। सो सीपीआई इज इंडेक्स ऑफ प्राइसेस गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटी व्हिच आर बॉट बाय रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा गलत है? नॉट ट्रू। आप देख रहे हो ना, नॉट ट्रू बोल रहा है, नॉट ट्रू। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, अभी बताया इनटू 100 करते हो तो परसेंटेज टर्म में आता ही है, तो ये तो क्लास बात सही है, गलत तो नहीं है। कंज्यूमर ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ द गिवन बास्केट इज कैलकुलेटेड इन द बेस ईयर एज वेल एज करंट ईयर, ये भी सही है क्लास, करंट बेस ईयर दोनों लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो यार इंपोर्टेड गुड्स को भी लिया जाता है, तो डज नॉट नहीं होगा, इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, सीपीआई में इंपोर्टेड गुड्स को लिया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। वेट कांस्टेंट, तो तीसरा ऑप्शन तो साफ गलत है, तो तीसरे पे टिक करके आप आगे चलो।
ओके अच्छा, एक काम तुम और करो सब बच्चे, एक काम सब बच्चे और करो, पता है क्या, अपनी कॉपी में ना इनके आंसर देते जाओ और आपको 40 ही आंसर देने हैं, तो जो टफ लग रहा है यू कैन स्किप दैट, राइट, आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, और आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, राइट। प्लीज यार अभी सिर्फ आप इस मॉक टेस्ट की बात करो, और बाकी क्लास इधर उधर के जो भी डाउट है क्लास में वो बाद में ले लूंगा आपसे नेक्स्ट कभी क्लास में। तो प्लीज अभी सिर्फ इसकी बात करो जो मॉक टेस्ट में अभी है। सीए जो है वो कैसे करना है, रेगुलर ओपन से करना है, बीकॉम वगैरह, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। इन अ गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट 10,000 करोड़ का है और इंटरेस्ट पेमेंट 80, तो यार फिस्कल में से इंटरेस्ट घटाते हो तो प्राइमरी आता है। तो अगर मैं तुम्हें इसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊं फिस्कल माइनस इंटरेस्ट प्राइमरी, तो आप करोगे ना कैसे, आप करके देखो ना खुद, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, तो फिस्कल कितना है, फिस्कल नहीं पता, माइनस करोगे इंटरेस्ट इज इक्वल 10, माइनस 8 उधर भेजोगे 18,000 आएगा। बेटा कॉपी में कर ले, लिख के कराने जरूरत तो नहीं ना, आपने कर लिया ना बेटा, कर लिया ना, सब लोगों ने लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। तो डी चौथे पे टिक कर दो, 1800 ओरली हो जा रहा है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा, राइट। इसको मैच करना है, इसको मैच करना है, मैच करना है, ध्यान से देखना। ये क्या है, जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई है। सुनो, डोमेस्टिक में नेशनल ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, जीएनपी एमपी, उल्टा करना, सीधा मत करना। ये जो सेकंड है, ऐसे सुनो, ये देखो फर्स्ट जीडीपी एमपी में से डेप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एमपी। देखो इसमें एनडीपी एमपी कौन सा है, सी का है, तो सी का फर्स्ट देखना क्लास, सी का फर्स्ट कहीं है, देखो क्लास क्वेश्चन नंबर हम बना रहे हैं 7 बेटा, सी का फर्स्ट कहीं है तो मुझे बता दो, सी का फर्स्ट कहीं है, चौथे ऑप्शन में सी का फर्स्ट है, चौथे ऑप्शन में सी का फर्स्ट है, राइट। तो आप चौथे पे टिक कर दोगे। मैं कुछ और चीज चेक कर लेता हूं अपनी सहूलियत के लिए। जीडीपी एमपी में एनएफआई ऐड करोगे तो डी की जगह एन आ जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक में जो ये एन, तो जीएनपी एमपी कहीं है, तो ए का सेकंड भी कहीं है, चौथे का ही है ना, फोर्थ ऑप्शन सूट कर रहा है, सॉरी फोर्थ पे टिक कर लो। बेटा आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, जो स्पेशली मेरे से पढ़े हुए हैं बच्चे 12th में, और मैंने बीसीयूटी में भी करा रखा है आपको कि एमपीसी का और के का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और एमपीएस का और के का जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आई सजेस्ट यू ऑल क्लास, जो मॉक टेस्ट चल रहा है प्लीज इसे अटेम्प्ट कर लो, बाकी जो डाउट है क्लास वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, सब खराब हो जाएगा, फिर ये भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज अभी इस पे फोकस करो। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन, जो मल्टीप्लायर है उसको बोलते हैं के, तो जो मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एमपीसी के साथ, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू अच्छा ये कुछ मिस्टेक होगा क्लास, ये कंज्यूम ही लिखना चाह रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एमपीसी ही होगा, थर्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ही है। 9th क्वेश्चन प्लीज चेक करो, 9th क्वेश्चन क्लास, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 hour in half a day. Identify which of the following is not a source of data of unemployment. डेटा कौन नहीं देता है, सेंसस तो देता है क्लास, नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस भी डेटा देता है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स, तो जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है, और डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा। तो 9th का जो ऑप्शन है वो क्लास बचा 4th, इकोनॉमिक सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो 4th ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज बाकी 3 तो मुझे करेक्ट लग रहे हैं। फिर भी अगर तुम्हें पेपर में ऐसा लगे कि ये तो कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, यू कैन इजीली स्किप दिस क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन तुम्हें 10 ऐसे लगते हैं जो बहुत टफ है, आप आसानी से स्किप कर सकते हो उनको, राइट। मतलब मेरे नोट्स में क्लियरली क्लास ये चीज मेंशन है, अगर आप बताना चाहो तो बताओ क्लास। जो पंजाब हरियाणा राजस्थान है इनकी तो है क्लास अपनी मंडी, तो बी का फर्स्ट, देखो मैच द फॉलोइंग में ना मैं किसी एक को पकड़ूंगा और उस बेसिस पे आंसर देने की कोशिश करूंगा। बी का फर्स्ट, तो मैं यहाँ देखूं बी का फर्स्ट 2 जगह है, सेकंड और थर्ड, राइट। तो बी का जो फर्स्ट है वो 2 जगह है, सेकंड और थर्ड, तो भैया मतलब कि पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, राइट। तो मैं कुछ और देखूंगा क्योंकि एक से तो बात नहीं बन रही, राइट। तमिलनाडु में क्या है क्लास और आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो आप मुझे बताओ क्लास, पुणे में क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है, किसी और का मुझे बता सकते हो क्लास। बी और सी में से कोई एक आंसर होगा, तो क्या आपको लगता है। तो तमिलनाडु में है क्लास उजावर सैंडीज, तमिलनाडु में है उजावर सैंडीज, राइट। तो आप मुझे बताओ क्लास कि ए का सेकंड, तो ए का सेकंड कहां पे है क्लास, ए का सेकंड, ए का सेकंड, अच्छा अभी हमने कौन कौन सा देखा था, बी का फर्स्ट ए का सेकंड, तो ए का सेकंड बी का फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है, मुझे बताओ बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास सबका, एक बार देखो बी ऑप्शन, ए का सेकंड हो गया,
तमिलनाडु का उजावर सैंडीज हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, पंजाब हरियाणा का जो है वो अपनी मंडी हो गया, सी जो है उसका फोर्थ पुणे का हदासपुर मंडी है हो गया पुणे का, आंध्र प्रदेश का रितु बाजार है क्लास, रिधम शायद रिज्जू बाजार है, जो भी है क्लास वही लिखना है, वही लिखा हुआ है क्लास। तो सेकंड ऑप्शन पे आप टिक कर दो, बी करेक्ट है ना, इसका बी करेक्ट है। इंडियाज हेल्थ, यार ये तो शायद आज का सबसे आसान क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप सबको पता है क्लास, आप सबको पता है इस चीज का कि जो आयुष है उसके अंदर क्लास AYUSH के अंदर क्लास एलोपैथी नहीं आता और बाकी सारी चीजें आती है क्लास, नॉट इंक्लूड बोला है 3 tier सिस्टम, नॉट इंक्लूड। तो एलोपैथी यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अलग है दुनिया से, तो आप वो अलग ही है। इफ डिमांड इंक्रीज, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ रही है, कोविड का टाइम चल रहा है लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई ही कम है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर सस्ता बिकेगा महंगा बिकेगा, मुझे बताओ। 12 ऑक्सीजन सिलेंडर सस्ता बिकेगा महंगा बिकेगा, राइज शार्पली, प्राइस बढ़ जाएगा, राइट, राइज शार्पली, तेजी से बढ़ेगा, समझ रहे हो, मॉडरेटली नहीं, तेजी से बढ़ेगा क्लास, ध्यान रखना, प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ए 12 का ए, 12 क्वेश्चन का ए। 13 क्वेश्चन का, फिक्स कॉस्ट इंक्लूड द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो यार, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ना वो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो जो लैंड है उस पर रेंट दिया जाता है विच इज फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पे जो कॉस्ट बियर किया जाता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड किया जाता है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। सेकंड जो है, इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन एट अ टाइम, अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है, आप आउटपुट नहीं भी बना रहे हो तो भी आपको किराया देना पड़ेगा। एग्जांपल, अगर आप नहीं भी बना रहे हो, मशीन पे काम नहीं भी कर रहे हो, तब भी तुम्हें मशीन पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज होता ही होता है, ये कॉस्ट आएगा ही आएगा। अगर मैं एक साल अपना कमरा खाली अगर मैं 1 महीने के लिए गाँव चला जाता हूँ तो मेरा कमरा खाली रहता है लेकिन मकान मालिक मुझसे चार्ज लेता है, रेंट लेता है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आप फर्स्ट पे टिक करोगे। देख लो 13 में कोई डाउट तो नहीं है क्लास, हाँ, रेंट फिक्स कॉस्ट है और आपका जो डेप्रिसिएशन है वो भी फिक्स कॉस्ट है। इनके अलावा भी और भी फिक्स कॉस्ट होती है, ऐसा नहीं कि यही फिक्स कॉस्ट होता है, और भी काफी सारी फिक्स कॉस्ट होती हैं, बट फिक्स प्रोडक्शन पे भी फिक्स कॉस्ट लगता है। सो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों सही, आगे चल सकते हो आगे। 14 क्वेश्चन पे आओ, प्लीज कम टू 14 क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट, हाँ कॉस्ट नहीं आ रहा है, ये सही बोला आपने यार, कॉस्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने दे दिया है तो मैंने डिस्कस कर दिया, तो कॉस्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है और वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आया भी नहीं है। तो और बच्चों से जो मैंने पूछा हुआ है, अब तक काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया है, तो कॉस्ट नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे है, वो नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पे नहीं आ रहा पेपर में, राइट, तो डोंट वरी अबाउट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला है, रिलेटेड कमोडिटीज में ईदर बाई कॉम्प्लीमेंट्री, रिलेटेड कमोडिटीज में ईदर बाई कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सही है क्लास, रिलेटेड गुड्स तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होता है। इफ डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी डिक्रीज, द डिमांड इन सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आल्सो डिक्रीज। सेकंड ऑप्शन जो है वो बताओ क्लास, इफ डिमांड फॉर मेन कमोडिटी डिक्रीजेज, द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आल्सो डिक्रीजेज। ट्रू है या गलत है, क्लियर है यहाँ पे, ट्रू है या गलत है मुझे बताओ। बताओ क्लास, सही है या गलत है मुझे बताओ, चेक करके मुझे बताओ सही है या गलत है। क्वेश्चन बोला विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इफ डिमांड फॉर मेन कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल डिक्रीजेस, ठीक है। इफ द डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। बताओ क्लास क्या होगा। द डिमांड फॉर मेन कमोडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट यानी कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है। आप ये चीज देखो कौन सा गलत है, तो थर्ड गलत आ रहा है। देखो सेकंड तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। इफ द डिमांड फॉर मेन कमोडिटी डिक्रीजेस, देन द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी आल्सो डिक्रीज, ठीक है। इफ द डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी विल डिक्रीजेस। अगर मेन कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल बी डिक्रीज। तो ये तो सही लिखा है, अगर मेन कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगा, अगर मेन कमोडिटी का जो डिमांड है, इफ डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी इंक्रीजेस,
the demand for substitute goods will decrease. If the demand for main commodity decreases, अगर main commodity की demand decrease हो रही है, the demand for substitute goods will increases. अच्छा मुझे बताओ क्लास, सेकंड इसका सेकंड ऑप्शन नॉट करेक्ट है. If the demand for main commodity decreases, the demand for substitute goods also. देखो यार ये जो सेकंड पॉइंट है ना, वो प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. ये डिमांड की बात कर रहा है. इफ डिमांड फॉर मेन कमोडिटी डिक्रीजेस, अगर मेन कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है, देन डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट विल आल्सो डिक्रीज. तो मैं इसको चेक कराने के लिए क्लास में तुम्हें लिख के दिखाता हूं कैसे होगा. जरा देखो, आप दिख रहा है क्लास आपको? जरा मुझे बताओ, ये दिख रहा है क्लास? सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा होता है? टी और कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है. टी और कॉफी जो है क्लास, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है. अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम होगी. अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड कम होगी. और अगर टी की डिमांड कम होगी तो कॉफी की जो डिमांड है वो क्या होगी? ज्यादा होगी. तो इसका डिमांड कम है तो इसका डिमांड ज्यादा होगा. तो ये कैसा रिलेशनशिप है? डिमांड की बात करें. यहाँ प्राइस और डिमांड नहीं लिखा है, आप ढंग से अगर पढ़ो तो सेकंड ऑप्शन क्लास इसका करेक्ट है. आप सेकंड ऑप्शन पे टिक कर सकते हो. सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. इफ डिमांड फॉर मेन कमोडिटी डिक्रीजेस, देन सब्स्टिट्यूट कमोडिटी विल इंक्रीज होना चाहिए. सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. सेकंड पे टिक कर देना, राइट. 15 पे आओ क्लास. 15 given below the two statement, one is level assertion and other is level as reason. Effective demand manifest itself in spending of income. तो यार देखो, इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या? आप बजट के अंदर रह के डिमांड करो अपनी इनकम. अब बजट के अंदर रह के डिमांड करो. दिख नहीं रहा क्या आपको? एक सेकेंड. अभी दिख रहा है क्लास? अभी तो दिख रहा होगा ना स्क्रीन, राइट? अभी दिख रहा है, ठीक है. तो इफेक्टिव डिमांड मैनिफेस्ट, इफेक्टिव डिमांड जो है वो कहता है कि इनकम पे. हाँ तो यार इफेक्टिव डिमांड वही है कि आप बजट जो है उसके हिसाब से डिमांड करो, क्योंकि डिमांड इज अ विलिंगनेस. डिमांड विलिंगनेस है. तो डिमांड अगर विलिंग एंड एबल है तो डिमांड है. अगर आप सोच भी रहे हो कि डिमांड करना है तो वो भी डिमांड है. इफेक्टिव डिमांड कंसिडर डिजायर ऑफ प्रोडक्ट रिसोर्सेज टू परचेज दैट प्रोडक्ट. इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या है? डिजायर्ड. डिजायर्ड मतलब विलिंग, और रिसोर्स का मतलब पैसा होना चाहिए. विलिंग एंड एबल. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है क्लास, और दोनों इफेक्टिव डिमांड को ही हाईलाइट कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करोगे. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी. सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रीजन वाला, वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया था मुझे बता दो. सबसे पहले, वैसे ईयर आपको पता होगा. ऑफिशियल सेंसस कब आया था? सारे ईयर पता है आपको. ऑफिशियल सेंसस कब आया था? ऑफिशियल सेंसस कब आया था? 1881 में, 1881 में. और 1881 से पहले स्विस कनाल. स्विस कनाल कब बना था क्लास? स्विस कनाल कब बना था? रेलवे तो 1850 में आया था. ग्रीन रेवोल्यूशन 1965, 1966, 1960s आप कह सकते हो. प्लानिंग कमीशन आया था क्लास 1950 में. तो प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, और ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे लास्ट में. तो आप मुझे बताओ क्लास कि क्या होगा इसका आंसर. आप देख लो अरेंज करके, मुझे 16 का बताओ फटाफट. क्रोनोलॉजिकल जो सबसे पहले आया वो क्लास जो है सबसे, अच्छा सबसे लास्ट में क्या आया था क्लास? सबसे लास्ट में क्या आया था? प्लानिंग कमीशन या सेकंड वाला? और सबसे पहले कौन आया था? आप चेक करके फटाफट जरा मुझे बताओ. आप मैच करो इसको. सबसे पहले क्या होगा 16 का? सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं सी. तो सबसे पहले रेलवे आया था, बिल्कुल करेक्ट है. अगर सबसे पहले रेलवे आया था 1850 में, तो रेलवे ही क्लास करेक्ट होगा, सी. ओके. फिर बी स्विस कनाल क्लास, ठीक है, 1859-69 में बनके तैयार हुआ. फिर उसके बाद है ऑफिशियल सेंसस 1881. फिर आया क्लास प्लानिंग कमीशन, और फिर आया क्लास आपका ग्रीन रेवोल्यूशन. सो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट. हाँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन लास्ट में डी लिखा हुआ है. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आप सबका, राइट. सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड ऑप्शन टिक करके सेकंड ऑप्शन पे आगे चलते हैं. अब ये देखो क्लास, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है तो यार आरबीआई सबसे आसान है. आरबीआई का यार इससे आसान क्या होगा? मुझे नहीं लगता. आरबीआई का डी है, पर कई सारे पॉइंट का हो सकता है. लो इसमें कई सारे पॉइंट का है ही नहीं. आरबीआई का लो, आरबीआई सेकंड है. अच्छा नहीं है बी का फोर्थ. तो आप देखो जरा, आरबीआई जो है वो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 17. देखो कौन सा आंसर होगा. 17 का डी है क्या? 17 का डी, 17 का डी है, मुझे बताओ. बी का फोर्थ तो है, बी का फोर्थ
आरबीआई का जो फोर्थ है, बी का फोर्थ, आप देखो बी का फोर्थ कहाँ लिखा हुआ है, बी का फोर्थ तो दो जगह है बेटा, बी में भी और दूसरे में भी और चौथे में भी, तो रुकना पड़ेगा। सुनो, अगर बी का फोर्थ दूसरे ऑप्शन में भी है, चौथे ऑप्शन में भी है, तो पक्की बात है कि ए का तो सेकंड ही होगा। WTO क्या है क्लास, सेकंड है, इट्स मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएटिंग बॉडी, ठीक है क्लास, ये भी हो गया। अच्छा, जो IBARD है ना क्लास, IBARD जो है वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक है। एक्चुअली क्लास वर्ल्ड बैंक को बनाया था रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जो तबाही हुई थी, जो कंट्री बर्बाद हो गए थे, उनको फंड्स देने के लिए। तो आप अगर देखोगे तो सी जो है IMF, वो क्लास शॉर्ट टर्म लोन देता है क्लास बैलेंस ऑफ पेमेंट को सॉल्व करने के लिए, लेकिन IBRD जो है वो क्लास रेंडरिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो डी का थर्ड है। तो अगर आप देखोगे 17 क्वेश्चन में, तो 17 क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1 और डी का थर्ड, राइट। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। काफी बच्चे पहले ही बोल, आप लोगों ने बना रखा है क्या पहले, ये बना रखा है आप लोगों ने, वेरी गुड जिन्होंने बनाया है, क्योंकि आपको पता था कि मैं आज ये कराऊंगा, तो आपको बना के आना चाहिए था पहले से, राइट। अगर नहीं बनाया है तो शायद आपको लग रहा होगा कि कुछ टफ है, लेकिन अगर बना लेते तो ज्यादा आसान रहता, अच्छा रहता। ओके, नेक्स्ट, given below two statements, one is level as assertion, another is level as reason. Every year the government fixed target for disinvestment of public sector. तो यार ये तो क्वेश्चन टर्म 2 का ही क्वेश्चन है कि एवरी ईयर सरकार जो है टारगेट फिक्स करती है पब्लिक सेक्टर के लिए, और ये टर्म 2 में क्लास मैंने कराया भी था आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टर्म 1 का क्वेश्चन है, सॉरी टर्म 1 में MCQ में हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक थे, नॉट करेक्ट रीजन था, बट पढ़ लेते हैं क्या है। एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स करती है टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, हर साल गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का। और रीजन क्या है क्लास, डिसइन्वेस्टमेंट इज एक्सेलेंट टूल फॉर डिस्कार्डिंग द लॉस। अगर कोई पब्लिक कंपनी घाटे में जा रही है, दबादब नुकसान में जा रही है, तो उसको बंद कर देना ही बेहतर, डिसइन्वेस्ट कर देना ही बेहतर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन क्लास हर साल सरकार सिर्फ इस मोटो से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करती। हर साल सरकार का ये मोटो नहीं होता कि लॉस में जा रही है तो ही डिसइन्वेस्ट, तो ही बेचा जाए, सिर्फ ये एक मोटो नहीं होता, रीजन और भी बहुत सारे होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ट्रू रीजन उसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है। A majority of policy initiatives like land reform, green level helps in India become self-sufficient in food grain. The proportion of people depending on agriculture did not decline as expected. तो ये दोनों स्टेटमेंट भी क्लास बिल्कुल ठीक है 19 अगर देखा जाए, और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन इसका नहीं है, क्योंकि देखो यार ग्रीन रेवोल्यूशन में सरकार ने जितना सोचा था उतना कम नहीं हुआ, बेनिफिटेड हुआ उतना ज्यादा क्लास कम नहीं हुआ। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है क्लास, और ये उसी के बारे में ही एक्सप्लेन कर रहा है कि मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म, नहीं क्लास उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन के बारे में बोल रहा है, उतना कम नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में क्लास सेकंड ऑप्शन पे टिक करोगे, नॉट करेक्ट रीजन। आपका बताओ क्लास, अगर आप लोगों का ओपिनियन है तो 19 का स्क्रीन तो शो हो रही है बेटा, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना क्लास, क्वेश्चन सबको दिख रहा है, मुझे बताओ 19 का बी है ना, हाँ चलो ठीक है, फिर आगे चलो, 19 का बी है। जिसको दिक्कत है वो क्वेश्चन छोड़ देना, 40 करने हैं तुम लोगों को, तो तुम करके देखो, क्वेश्चन तो तुम्हें 50 बनाने हैं, बट तुम ट्राई करके देखो कि कम से कम 40 में से कितना आ रहा है, क्या पता 40 बन जाए और कॉन्फिडेंस आए। मेन है अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन करना, बस खत्म काम। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन हो गया तो हो गया, इस लेवल का आ गया तो पेपर का लेवल भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि यार सर इस लेवल का हो गया तो क्या पेपर का लेवल भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन छोटे भी होंगे इससे, बहुत सारे बड़े भी होंगे इससे। China has the second largest GDP 19.8 trillion, whereas India GDP is only 8.7 trillion. Pakistan GDP is very less as compared to 12% of India's GDP, which is 0.94 trillion. India GDP has about 40% of China GDP, और जबकि चाइना का जो पाकिस्तान है वो इंडिया का 12% कुल है। India GDP 7.13 trillion, more than Pakistan GDP. Dash and dash have been the reason behind decline growth rate in पाकिस्तान। तो ऊपर का जो डाटा दिया गया है हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की दुर्गति कैसे हुई बस ये बता दो आप, रिफॉर्म प्रोसेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। करेक्ट है क्लास, मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए तो मैं 200% श्योर हूँ। रिफॉर्म प्रोसेस है और भी बहुत सारे रीजन है, नॉट ओनली रिफॉर्म्स प्रोसेस। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ठीक है, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, नहीं यार ये रीजन नहीं था पाकिस्तानी का, तो पाकिस्तान का तो यही था पॉलिटिकल स्टेबिलिज्म। हाँ टेररिज्म वगैरह है नहीं इसमें, नहीं तो मैं जरूर टिक करता। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर ऐसा कुछ नहीं है, लेस कल्टिवेट एरिया, तो ये तो चाइना का है, चाइना का 4th पॉइंट चाइना का है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास, मैं पहले पे टिक करूंगा। कोटा का मतलब क्या था, क्वांटिटी ऑफ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या था, इंप्रूविंग फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर या फिर सीड्स। अच्छा सीड्स वाला तो HYV सीड्स है, सी का सेकंड ए का फर्स्ट, सी का सेकंड, अगर जोड़ी बन जाए तो बना लो। ए का फर्स्ट और सी का सेकंड
अगर कहीं क्लास बन जाए जोड़ी तो बना लो 21 में 21। ओके 21 चेक करो क्लास 21, ए का फर्स्ट सी का सेकंड। अगर दो भी सही है ना तो टेंशन की जरूरत नहीं है, थर्ड पे टिक कर दो। और बाकी दो सही तो बाकी दो का आंसर तुम्हें यहाँ से दिख जाएगा। सब्सिडी तो जानते ही हो क्लास आप क्या होता है, सब्सिडी मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो यार ये भी सही है डी का। अब देखो जैसे डी का था, डी का सही है तो कुछ बच्चों को ऐसा भी लग सकता है कि सर सब्सिडी तो और भी काम के लिए दिया जाता है, तो यार हमें उससे लेना देना नहीं है किस काम के लिए दिया जाता है, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं है। अगर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है इट मीन्स हमारा आंसर सही है, राइट। नेक्स्ट द ऑफिशियल डेटा ऑन पॉवर्टी इज मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द डैश ऑन द basis of consumption expenditure data collected by the official data on poverty is made available to the public by the dash on the basis of consumption expenditure data collected by। तो यार मुझे तो ऑफिशियल डेटा जो पॉवर्टी का है अवेलेबल कौन कराता है, कलेक्ट कौन करता है, तो आई थिंक एनएसएसओ कलेक्ट करता है। तो दूसरा ऑप्शन में एनएसएसओ जहां मिल जाए टिक कर देना। दूसरा ऑप्शन में एनएसएसओ थर्ड, दूसरा ऑप्शन में एनएसएसओ थर्ड, और पहला है नीति आयोग वो पब्लिश करता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटा, थर्ड ऑप्शन। तो अब तुम्हें यहाँ दो चीजें देखने को मिली, बट पेपर में एक चीज ही पूछ सकता है, डेटा कौन कलेक्ट करता है, कौन पब्लिश करता है। तो जो डेटा है पॉवर्टी पे अवेलेबल कराता है कौन, क्लास प्लानिंग कमीशन, यानी कि विच इज कॉल्ड नीति आयोग टुडे, 2015 के बाद से वो नीति आयोग हो गया। और दूसरा है क्लास एनएसएसओ, ठीक है, एनएसएसओ कलेक्टेड बाय एनएसएसओ। ओके, सेट किसने किया वो नहीं बोला जा रहा, कलेक्ट किसने किया, सेट, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 23 Which of the following not a common goal, कौन सा कॉमन गोल नहीं है, GFMSE याद है क्लास, मैंने याद करवाया था निमोनिक कोड, GFMSE मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं नहीं था, तो सेकंड ऑप्शन यानी कि बी। यार ये ABCD तो लिखा नहीं है, 1 2 3 4 लिखा है, तो आप वही है बी समझो आप, है ना, बी। नहीं स्कोर नहीं आता बेटा इसमें, स्कोर नहीं, तो दिक्कत है इसका, इसमें स्कोर नहीं बताता। बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास 23 में, बी थर्ड। द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इजी क्वेश्चन क्लास, बहुत इजी क्वेश्चन। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन थे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन थे क्लास, महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, बी ऑप्शन पे टिक कर देना, सेकंड ऑप्शन पे। डैश इज आइडेंटिफाई विद रेस्पेक्ट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्शन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फॉरगोन अल्टरनेटिव चॉइस और एक्शन। किसी को पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, किसी को पाने के लिए कुछ क्लास छोड़ना पड़ता है, बेटा 20 का ए है, ठीक है, 20 का ए बता दिया मैंने आपको। तो क्या होता है क्लास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसको, थर्ड। An obligation of bank is to maintain minimum percentage of total deposits and reserve in liquid form। liquid form का क्या है, liquid form का मुझे बताओ क्या है क्लास, liquid form, लिक्विड फॉर्म किसे कहते हैं, SLR, थर्ड पॉइंट, लिक्विड फॉर्म SLR, और जो RBI को देते हैं क्लास वो क्या होता है, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। डिक्रीज इन CRR, CRR अगर कम होगा तो क्या होगा क्लास, डिक्रीज इन CRR, डिक्रीज इन CRR, अगर CRR कम होगा तो लोन क्या जाएगा, ज्यादा, और लोन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। क्या 27 का सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया जाए, मुझे बताओ 27 का, राइज इन AD। तो ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी और बजट, अच्छे से देखना, काफी क्वेश्चन है इसमें बजट के। देखो बजट का नाम लिया, बजट हाजिर हो गया। बजट और मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। 28 प्राइमरी डेफिसिट कैन बी जीरो इफ, प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा। देखो प्राइमरी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं तुमको बोलूं तो प्राइमरी का फॉर्मूला क्या है क्लास, जो प्राइमरी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप देखो ना, थोड़ा सा आप देखो, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट, यही होता है ना। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को उधर भेज दोगे तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो जाएगा, इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा, तभी तो प्राइमरी जीरो है, फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा, राइट। तो आप मुझे बताओ क्या टिक करोगे क्लास, ए पे टिक करना सही रहेगा, करेक्ट। आगे चलो 29 चेक करो क्लास 29। ड्यू टू COVID-19 the Reserve Bank of India cut repo rate 4.4%, lowest in at least 15 years. Also it reduced CRR by 100 basis points, CRR को कम किया गया basis point से। Previously it was 4%, मैंने कहा भी था previously it was 4%। the RBI गवर्नर डॉक्टर शशिकांत दास, जो उस टाइम पे क्लास
गवर्नर थे आरबीआई के, प्रिडिक्टेड अ बिग ग्लोबल रिसेशन, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि भैया आगे आने वाले समय में मंदी आने वाला है, राइट, एंड सेड दैट इंडिया विल नॉट बी क्लास इम्यून, इट ऑल डिपेंड ऑन हाउ इंडिया रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन, डिपेंड करता है सरकार कैसे रेस्पॉन्ड करती है। अगर ये डिमांड कमजोर है ना, बेसिस besides and core inflation, besides reduction in CRR repo rate, what other measure can be taken by the government for India to budget combat the recession मतलब डिफ्लेशन को कंट्रोल, अभी तुम डिफ्लेशन ही समझो उसको, टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। डिफ्लेशन में सरकार क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, बैंक रेट को घटाएंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो क्या फर्स्ट पे टिक कर दोगे? अगर जल्दीबाजी में किया तो शायद तुम गलत कर बैठोगे, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट मेजर कैन टेकन बाय गवर्नमेंट, इट इज अबाउट फिस्कल पॉलिसी, तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, सब मॉनेटरी पॉलिसी का है। और दूसरा तीसरा तो गलत है, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है। तो फोर्थ ऑप्शन, सरकार टैक्स रेट कम करेगी, सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी ताकि लोगों को इनकम मिले, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्लास एग्जाम्पल ऑफ महारत्न, क्लास देखो जो पंचरत्न है, नवरत्न है, महारत्न है, तो अगर आप इनके नाम याद कर लोगे तो ठीक है, और नहीं भी करोगे तो मैं कहता हूं कोई चिंता नहीं है। कोई भी चीज, कल पेपर है आपका, परसों पेपर है, कोई भी चीज नई मत उठाओ क्लास, टेंशन मत लो, काम चल रहो। और ऐसा नहीं है कि इसी से 10 क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, आप कुछ क्वेश्चन छोड़ के आओगे, इतना इंटेंशन बना के चलो, छोड़ के आओगे। तो अगर तुम्हें नाम नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्लास महारत्न है, तो ये आप ये ध्यान रख लेना क्लास, नाम याद करने की जरूरत नहीं। जिनका अगस्त में है वो एक बार को आप बना के याद करो, लिस्ट बना के, नहीं तो मैं ही याद करा दूंगा, बट फिलहाल जिनका कल है पेपर, इनका परसों है, डोंट वरी अबाउट इट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विद इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, डिपोजिट मल्टीप्लायर का और कैश रिजर्व रेशियो का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्लियर है यहाँ पे। जो डिपोजिट मल्टीप्लायर है, बेटा माइक्रो क्यों छोड़ रहे हो, माइक्रो तो बहुत आसान है, मैंने तो माइक्रो क्लास में करा भी रखा है, माइक्रो मत छोड़ना बेटा माइक्रो, क्योंकि माइक्रो से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग, तो माइक्रो से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुम पूरा माइक्रो छोड़ दोगे तब भी तुम्हारे पास 5 है, ऐसे कितनी चीजों को छोड़ोगे, अनएक्सपेक्टेड चीजें जो तुमने कभी नहीं करी उसको छोड़ दो। माइक्रो तो 11th में पढ़ रखा है, दैट यू कैन कोप अप। अच्छा माइक्रो को पूरा मत छोड़ो, एक आध चैप्टर बना लो आप उसमें से, लाइक डिमांड बना लो, डिमांड तो आसान है। तो यार देखो इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मल्टीप्लायर डिक्रीज होगा तो कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीप्लाई डिक्रीज होगा तो कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट डैश्ड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यार देखो कॉस्ट का तो इन्होंने क्लास पता नहीं क्यों दे दिया है, कॉस्ट तो सिलेबस में भी नहीं था, पता नहीं क्यों दे दिया, बट दे दिया है, तो अब मैं बैठ रहा हूं कराने, तो कर लेते हैं क्लास, ठीक है। एएफसी हमेशा, एएफसी का जो शेप होता है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पूरी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में 2 जगह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। पहला एएफसी जो है उसका शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, दूसरा ED इज इक्वल टू 1 जब होता है तो ED का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एएफसी एक ऐसी चीज है जो टीएफसी को डिवाइड देके निकलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड दोगे तो आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा हमेशा घटता है। क्या ये घट घट के एक दिन 0 हो जाएगा, यस और नो, ये हमेशा घटेगा। क्या ये घट घट के एक दिन 0 हो जाएगा, क्या ये छू लेगा इसे, क्या इन दोनों का मिलन हो पाएगा, क्या ये दोनों आपस में टच कर पाएंगे कभी, क्लास इम्पॉसिबल, ठीक है। ये इनको क्लास कभी भी टच नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, यानी कि एएफसी कैन नेवर बी 0, एएफसी कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसका काम है बस घटते रहना, क्योंकि टीएफसी कभी 0 नहीं होता, टीएफसी कुछ ना कुछ तो रहेगा भैया, टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब 10 है, अब 10 को किससे डिवाइड दोगे ताकि आंसर 0 आ जाए, तुम 10 को किसी से भी डिवाइड दे दो कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, तुम इसको किसी से भी डिवाइड दे दो आंसर 0 नहीं आएगा। सो आप देखते हैं एएफसी कभी घटेगा कभी 0 नहीं होगा, तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन गोज ऑन डिक्लाइनिंग विद इंक्रीज इन आउटपुट इन शॉर्ट रन, तो सेकंड ऑप्शन पे टिक कर दें क्लास, और तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मुझे, सेकंड ऑप्शन पे टिक करो, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। कॉस्ट छोड़ दो, कॉस्ट तो मैं खुद ही कह रहा हूं छोड़ दो, कॉस्ट नहीं आएगा पेपर में, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, तो कॉस्ट नहीं आएगा पेपर में, डोंट वरी। इफ इकोनॉमी द कंजप्शन सेविंग कर्व आर पैरेलल, मैंने बताया था क्लास आपको, कई बार बच्चों ने मुझे ये चीज पूछा था, टर्म 2 का है तो कई बच्चों ने पूछा था, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों बराबर हैं, 0.5 0.5 दोनों 0.5 हैं तभी तो बराबर होंगे, दोनों को मिला के 1 रहता है। अगर दोनों 0.5 है, के का फॉर्मूला 1/MPS, 1/0.5, आंसर इज 2। सिंपल सी कैलकुलेशन है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है,
1/MPS, MPS 0.5 है, तो क्या आ गया 2, तो टिक कर दो क्लास थर्ड पे। थर्ड का 2 है ना, ऑप्शन 2 मत समझ लेना, थर्ड का 2 है 1/0.5। नेक्स्ट 34, इन इंटरनेशनल ट्रेड द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सम गुड्स इज मोर देन इट्स प्राइस इन द वर्ल्ड, the country will become an exporter importer, neither importer nor exporter, और additional information is required। क्या लगता है आपको? चलो मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूं, जिस क्वेश्चन का देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से ही आंसर दूंगा, लेकिन आप लोग इसका तोड़ ढूंढ सकते हो, मतलब ये पहले बोल रहा हूं क्योंकि इसका तोड़ मैं भी ढूंढ सकता हूं, इसके सारे आंसर का तोड़ ढूंढ सकता हूं मैं। लेकिन अभी अगर मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो अगर मेरे को पता है 39 ही क्वेश्चन मुझे आते हैं, मुझे एक करना है, मैं तो ही इस क्वेश्चन को छेड़ूंगा, अदरवाइज छेड़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे लग रहा है ऑप्शन से तो मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को। बट अगर मैं फिलहाल बात करूं, अगर मेरे देश में कोई चीज बनाई जा रही है 100 रुपए की, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत 70 रुपए है, तो मैं मेरे देश के लोग बाहर से खरीदेंगे या देश से खरीदेंगे? सिर्फ इतना बताओ। तुम देशभक्त हो, ठीक है, तुम देशभक्त हो, तुम्हें चीज सस्ती मिल रही है बाहर से, तब भी तुम बाहर से ही खरीदोगे, राइट? क्योंकि यार इंडिया इज अ पुअर कंट्री, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, सो वो बाहर से खरीदेंगे। जब हम बाहर से चीजें खरीदने लग जाएंगे तो हम इंपोर्टर बन जाएंगे। यही हुआ था क्लास ब्रिटिश के टाइम पे। ब्रिटिशर्स जब आए तो हम लोगों को कैसे आया हमारे पास ये फैशन, ये वेस्टर्न कल्चर कैसे आया? मशीन मेड गुड्स ने इंडियन गुड्स को टफ कंपटीशन दिया, इसकी वजह से हम बाहर की चीजों को खरीदने लगे, हम बन गए थे इंपोर्टर। याद है क्लास, हम इंपोर्टर बन गए थे, इंपोर्टर है ना, फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन गए थे। तो क्लास हम एक्सपोर्टर नहीं बनेंगे। एक्सपोर्टर कहां से बनेंगे? हमारा माल तो वैसे ही महंगा है, बाहर जाएगा और महंगा हो जाएगा। तो क्लास हम क्या बनेंगे? इंपोर्टर बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्लास बी ऑप्शन, द कंट्री विल बी एन इंपोर्टर ऑफ गुड्स। तो आप पहले का बी है तो आप पहला टिक करोगे, हम इंपोर्टर बन जाएंगे, राइट? इंपोर्टर है। इन्होंने ऑप्शन देखो कैसे कर रखा है, इन्होंने ऑप्शन कितना घुमा रखा है, सीधा एबीसीडी नहीं लिखा। आप ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में है तो उन्होंने बेवकूफी की है, ई तो है ही नहीं यहाँ पे, या वो कंफ्यूज कर रहे हैं। ए का बी कर दिया, कोई बच्चा देखा पहले पे टिक कर देगा, राइट? तो ये दूसरे पे टिक कर देगा, नहीं तो ये बी ऑप्शन जो है सेकंड, बी ऑप्शन फर्स्ट में है तो पहले पे टिक करना है इसका, राइट? 34 क्लास हो गया यहाँ पे। 34 का क्लास पहला ऑप्शन है, टिक कर देना 34 का ऑप्शन नंबर ए। 35 पे आओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गिवन द कंजप्शन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 800 करोड़। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो 800 करोड़ है। द वैल्यू ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन, ये भी ओरली हो जाएगा क्लास, ठीक है, ओरली हो जाएगा ये भी। बताओ क्लास, यहाँ पे पहला तो इन्होंने ऑप्शन 100 रख रखा है क्लास, 2 कंपोनेंट, ये पहला और दूसरा, दोनों को जोड़ दो। 0.8 y है तो y तो 800 है। अब 800 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, स्लोप से 0.8 से, सॉरी, तो 640 आएगा। तो 100 और 640, ए ऑप्शन करेक्ट है, 100 और 640, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है, 100 और 640। ओके बेटा, ए है 640 एंड 100 36। पूरा कंजप्शन बोलेगा तो वो 740 आएगा, पूरा कंजप्शन। एवरी 100% और 35, सब 100 में से सिर्फ 35 लोग वर्कर हैं बेटा, 100 में से 35 लोग, ठीक है, पहले 35 ही थे। कंपेयर टू द फीमेल, मोर मेल आर फाउंड टू बी वर्किंग, द डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट इन वेरी लार्ज इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो अर्बन एरिया में मेल ज्यादा काम करते हैं, बात सही है कि नहीं? अर्बन एरिया में मेल ज्यादा काम करते हैं, महिलाएं कम काम करती हैं। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे टिक कर दोगे। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आई सजेस्ट यू कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उसे अटेम्प्ट करो, और असर्शन रीजन को आप बाद में कर सकते हो अटेम्प्ट। महिलाएं ज्यादा काम करती हैं क्लास, महिलाएं हर जगह मेल ही ज्यादा काम करते हैं, लेकिन रूरल एरिया की महिलाएं अर्बन एरिया की महिलाओं से, रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं वो अर्बन एरिया की महिलाओं से ज्यादा काम करती है, राइट? डेटा याद नहीं करना है क्लास, आपको डेटा याद नहीं करना। वो यहाँ पे ऑन एन एवरेज अबाउट लिखा है, अबाउट का मतलब क्लास, यहाँ पे अबाउट का मतलब ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं कह रहे, अबाउट बोल रखा है, तो ये कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे नियर बाई बताने के लिए। इंडिया का 1.03%, चाइना का 0.46% एनुअल ग्रोथ रेट दे रखा है। सेक्स रेशियो हर 1000 मेल में चाइना में ज्यादा महिलाएं हैं, इंडिया में तो और बुरी हालत है। द प्रेफरेंस फॉर सन प्रेवेलिंग इन बोथ कंट्री हैव डायरेक्टली रिजल्टेड इन अ लो। मेल ज्यादा चाहिए, सबको बेटा चाहिए कि हमारा बेटा जो है वो जो है हमारे साथ रहेगा, पूरे जीवन भर हमारी सेवा करेगा,
और इसलिए सबको जो है लड़का चाहिए तो गर्व फील होता है, ऐसा सोच के, ताकि ऐसा कुछ है नहीं, ये सब बिल्कुल मिथ है, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस लड़के की ही है। तो आप मुझे बताओ क्या है क्लास? ऑब्वियसली सेक्स रेशियो की ही बात हो रही है, तो इसमें कहीं भी एनुअल ग्रोथ रेट की बात नहीं है, डेंसिटी की बात नहीं है, लो सेक्स रेशियो होगा ना। अगर लड़के ज़्यादा होंगे तो भैया लड़के ज़्यादा होंगे तो लड़कियां कम होंगी, सीधी सी बात है भैया। आदमी बच्चा लड़का हो या लड़की होगी, लड़कियां कम तो लड़के ज़्यादा, लड़के ज़्यादा लड़कियां कम, सेक्स रेशियो जो है वो और ख़राब हो जाएगा। 924 है और घट के नीचे आ जाएगा। सेकेंड, सेक्स रेशियो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 देखना क्लास, 38 द ग्रोथ रेवेन्यू। अब तुम पता नहीं यार 45 मिनट में कैसे क्वेश्चन करते होगे। आई रियली सल्यूट यू कि आपको ये बच्चे 4 पेपर 45 मिनट में देते हैं। यहाँ पे मैं तो 38 में थकने लगा हूँ, और तुम लोग पहले 45 फिर 45, मानना पड़ेगा, मतलब टफ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में सब। देखते हैं 39, द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट पॉइंट डिटोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ। देखो यार, अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ फिजिकल पॉइंट्स, अगर यार देखो, अगर लोन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अगर आप इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हो ना, तो आपका क्या हो रहा है, आपका जो क्वालिटी है कम हो रहा है। किसकी क्वालिटी कम हो रही है? पेट का सवाल है, करना पड़ता है। सही बात है बेटा, मार लो डायलॉग, मजे ले लो। बताओ क्लास, द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ फिजिकल डेफिसिट पॉइंट्स डिटोरेशन। किस चीज की क्वालिटी कम हो रही है? एक्सपोर्ट की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यार सरकार के खर्चे की क्वालिटी कम हो रही है। सरकार का जो खर्चा है ना क्लास, एक्सपेंडिचर, अब मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, लगभग 40 रुपये का ब्याज ही भर रहा हूँ। किस बात का खर्चा कर रहा हूँ मैं? 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 40 रुपये ब्याज भर रहा हूँ, तो ये कोई खर्चा नहीं है। तो क्वालिटी घट रही है एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। बच्चों ने पूछा था किसी ने मुझसे ये, तो मैंने बताया भी था उसको। अ गिफ्ट फ्रॉम फॉरेनर, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, करंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल को भूल जाओ बिल्कुल, ए और बी। पैसा आता है तो क्रेडिट, गिफ्ट मिल रहा है तो क्रेडिट, ए ऑप्शन करेक्ट है। गिफ्ट देंगे तो डेबिट, राइट, 39 का ए। 40 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल किसको कहते हैं? स्टॉक, तो स्टॉक किसे कहते हैं मुझे बताओ? इन्वेंट्री, स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो। क्या ये लाइन मेरी याद है? कभी मैंने आपको बताई हो, कभी आपने सुनाओ? इन्वेंट्री स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो। इन्वेंट्री स्टॉक और चेंज इन इन्वेंट्री फ्लो। तो इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक, और चेंज इन इन्वेंट्री क्या होगा? फ्लो। हो गए क्लास 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अगर किसी बच्चे को सोचो शुरू के 40 सही हो जाएं, फिर तो यार वो 2 पैराग्राफ भाड़ में जान, 2 पैराग्राफ, आई थिंक 2 पैराग्राफ होंगे, मे भी देख लेते हैं आगे, पर उसकी तो जरूरत ही नहीं है फिर कुछ क्वेश्चन की। तो यार ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप 40 क्वेश्चन कर, जो 40 क्वेश्चन हमने किया, हमें कितना टाइम लगा? 50 मिनट लग गए लगभग। 50 के, हाँ 45 मिनट ही लगे। धड़ल्ले से कराया ना, फास्ट कराया, अब लगेगा टाइम, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, राइट। तो लगभग हम लोगों ने भी कर लिया अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स 45 हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स। क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट की थी ना आज, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, अब 41 बनाते हैं। अभी टाइम है अपने पास, पेपर थोड़ी है, ये तो आराम से बनाते हैं। आ जाओ क्लास सब लोग, और जिनका पेपर है कल, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा जाएगा। इस मॉक टेस्ट से पेपर आसान आएगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इस मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो इजी टू मीडियम है, और मीडियम क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं। तो आओ बैठो, आराम से बैठ के पढ़ते हैं हम। WTO, ठीक है, WTO, आ जाओ क्लास। WTO इज एक्सपेक्टेड टू स्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम, ठीक है। WTO जो है वो एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम स्टैब्लिश करना चाहता है, इन विच नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। यार कंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए, राइट। In addition, its purpose is also to enlarge production and trade of services to optimum utilization of world resources to protect the environment। यार ये आपको लग रहा है ये फंक्शन ऑफ WTO जो मेरे नोट्स में लिखे हैं वही लिखा हुआ है इन्होंने, सेम टू सेम, एग्जैक्टली। द WTO agreement cover trade in goods as well as services। WTO ट्रेड इन गुड्स भी करता है, ट्रेड इन सर्विसेज भी करता है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, बायलैटरल हो चाहे मल्टीलैटरल, 2 देशों के बीच में व्यापार हो चाहे 2 से ज्यादा देशों के बीच में व्यापार हो, उसको ये सपोर्ट करता है थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू द ऑल मेंबर कंट्री। As an important member of WTO, India has been
एट अ फॉरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल। जो रूल्स बनाए जाते हैं क्लास वो सही बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस सेफगार्ड बनाए जाते हैं, किसी को नुकसान हुआ तो एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। इंडिया इज कीप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। इंडिया भी अपने वादों को पूरा कर रहा है कि हम ट्रेड में कोई भी रुकावट नहीं डालेंगे, जो WTO ने रूल बनाया है हम उसे फॉलो करेंगे, हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे इंपोर्ट पे, टैक्सेस को कम करेंगे। कुछ स्कॉलर्स क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO as a major volume of international trade occurs among the developed nations. They also say that while developed countries file complaint over agriculture subsidies given in other country, developing country feel cheated as they are forced to open their market for developed countries, but are not also access to the market of developed country, right? तो इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, सही करके बनाते हैं। which of the following is true about WTO? कौन सा ट्रू है, राइट? नेशंस कैन प्लेस आर्बिट्रेटरी रेस्ट्रिक्शंस, नहीं नेशन नहीं कर सकती ना, नेशन नहीं कर सकती यार। नॉट कवर ट्रेड ऑफ गुड एज वेल एज सर्विसेज, तो हाँ ये तो ठीक है, WTO गुड सर्विस दोनों का। रिमूवल ऑफ ओनली टैरिफ, यार नहीं, रिमूव करता है दोनों बैरियर को, तो तीसरा गलत है। ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज इन डेवलपिंग कंट्री, तो यार सही ऑप्शन कौन सा है क्लास मुझे बताओ। 41 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? 41 का बी लगाओगे या कौन सा लगा? 41 का सही ऑप्शन। Which among the following is true about WTO? तो it covers trade in goods as well as services। तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों में ट्रेड करता है, तो कोई दो राय नहीं है। 41 का जो है बी ऑप्शन जो है 41 का करेक्ट है, 41 का बी। नेक्स्ट 42, बेटा बी करेक्ट है ना, बिल्कुल बी तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, डेवलपिंग कंट्री फील चीटेड बाय WTO, द रीजन इज डेवलपिंग कंट्री जो है वो फील करती है चीटेड। डेवलपिंग कंट्री लगता है कि हमें, उनको फील होता है चीटेड। बताओ क्लास, उनको चीटेड फील होता है, तो आप कौन सा ऑप्शन पर टिक करोगे? दे फील चीटेड, तो आप कौन सा ऑप्शन पर टिक करोगे? They forced to open their market for developed countries. They are not allowed access the market of developed country. हाँ, सब्सिडी वगैरह दे जाती है डेवलपिंग नेशन के अंदर, उसके अगेंस्ट में। अब देखो लाइन को आप पढ़ लेना, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अब देखो ये रहा, some scholars question the usefulness of India being a member of WTO as a major volume of international trade occurs among the developed nation. They also say that while developed country file complaints over agriculture subsidies given in other countries, developing country feel cheated. जो developing country है उनको लगता है feel cheated as they are forced to open their market for developed country। मतलब आप उनके लिए तो भैया मार्केट दो, उनको खेती बाड़ी करके अनाज दो, बट नॉट अलाउड टू एक्सेस द मार्केट ऑफ डेवलप कंट्रीज। मतलब जो डेवलपिंग नेशन है उनको फोर्स किया जाता है कि भैया आप जो है उनको कहीं ना कहीं क्लास आप अनाज बेचो उनको, राइट? मतलब आप मना नहीं कर सकते ना आप उनको। फिर जो डेवलप नेशन है वहाँ खेती बाड़ी बहुत कम होती है, तो वो यहाँ से ले जाते हैं जो डेवलपिंग नेशन है। तो डेवलपिंग कंट्री को लगता है कि यार चीटेड फील हो रहा है, दे फोर्स टू ओपन देयर मार्केट फॉर डेवलप कंट्री, बिल्कुल सही है। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। यार ये दोनों लाइन लिखी गई है, आप देखो ना यार, यहाँ से मैं पेन चलाना अलाउ नहीं है इस पे, आप एक बार देखो ना, लास्ट 3 लाइन में दोनों लिखा गया है, तो मैं डी ऑप्शन पे टिक करूंगा, 4th ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, देखो यार रीड करना पड़ेगा ना ऐसा, क्योंकि ये चीज आपका नॉलेज का नहीं है, पैसेज से पूछा जा रहा है, तो ये है। नेक्स्ट है, एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, क्लास 43 पे आ गए। इसमें कितने क्वेश्चन है? 45 तक है, 43 पे अभी हम आए हैं। क्लास 43 पे आओ फटाफट, 43 पे 43। As an important member of WTO, India has been forefront for framing the fair rules regulations। सही लिखा है, ये लाइन ऊपर लिखी थी। India share the international trade is large enough that it can affect the decision making in WTO। India share in international trade, इंडिया का जो शेयर है इन इंटरनेशनल ट्रेड इज लार्ज इनफ दैट इट कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग इन WTO। एक बार क्लास आप लोग ये लाइन चेक करो, कहीं लिखा हुआ है क्लास, ये लाइन चेक करो, ये लाइन क्लास आप ऊपर चेक करो, कहीं लिखा हुआ है regulations developing world keep commitment towards the
लिबरलाइजेशन चेक करो क्लास, ये लाइन ऊपर देखना, कहीं आप देख के फटाफट बताओ। Non-tariff barriers, market access to all members. As an important member of WTO, India has been forefront framing rule, regulations and safeguard, advocating the interest of the developing world. India has kept its commitment towards the liberalization trade made in WTO by removing quantitative restrictions and importing, reducing tariff rate. यार ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। 43 का चेक करो क्लास, क्या होगा 43 का? India's share in international trade is large enough that it can affect the decision making in WTO. यार देखो WTO का जो डिसीजन मेकिंग है उसको इंडिया कैसे अफेक्ट करेगा, ऐसा तो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया कि हाँ इंडिया में इतना इंटरनेशनल ट्रेड है कि जो है, नहीं फोर फ्रंट तो लिखा है क्लास, लेकिन उससे WTO का डिसीजन मेकिंग आई थिंक क्लास जो है NCERT की लाइन में लिखा हुआ है क्या? 4th लाइन में लिखा है तो मैं देख क्यों नहीं पा रहा फिर। In addition, its purpose to enlarge production trade services to ensure optimal utilization of world resources, protect the WTO agreement cover trade goods as well as services to facilitate international trade through tariff and non-tariff barrier, providing greater market to all member country. एग्जैक्ट कौन सी लाइन में जरा मुझे बताओ क्लास। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए ऑप्शन करेक्ट है, तो अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो आप मुझे बताओ कौन सी लाइन में है। सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, 7th 1 2 3 4 मैं भी तो कंफर्म होऊंगा ना क्लास, ठीक है। एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर WTO इंडिया फोर फ्रंट फ्रेमिंग, ये तो सही है, तो ए स्टेटमेंट है ना, फेयर ग्लोबल रूल रेगुलेशन सेफ गार्ड्स एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। यार देखो ए स्टेटमेंट तो ठीक लिखा है, एज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज बीन एज द फॉरफ्रंट फ्रेमिंग ग्लोबल रूल्स रेगुलेशन सेफगार्ड्स एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा यहां से देखते हैं क्लास, फोरफ्रंट हो गया। Question the usefulness India is being a member of WTO as a major volume of international occur among the developed nations. यार देखो ये तो ठीक है, डेवलप नेशन दे ऑल्सो से दैट वाइल डेवलप कंट्री फाइल कंप्लेन ओवर द सब्सिडीज विल चीटेड। यार देखो ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये बात तो ठीक है इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत शेयर्स है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की जो बात है, डिसीजन मेकिंग यार WTO का डिसीजन मेकिंग अफेक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए क्लास जो है मतलब ये अगर WTO को जो डिसीजन मेकिंग है वो अफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्लास इस पे मैं सी पे टिक कर रहा हूँ। एक बार मैं और ओवरव्यू ले लूंगा इसका, बच्चे कुछ बोल रहे हैं NCERT में, मैं चेक कर लूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को पेंडिंग करो, या मेरी तरफ से इस क्वेश्चन पे 3rd ए करेक्ट है, आर पार्शियली करेक्ट है। लार्जेस्ट शेयर तो दिख रहा है, लेकिन किसी एक कंट्री में ट्रेड ज्यादा हो रहा है तो WTO का जो डिसीजन है वो ऐसे अफेक्ट नहीं होगा। अगर 10 लोग बोलेंगे कि एक इंसान गुनहगार नहीं है जबकि वो गुनहगार है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोर्ट उसको बोलेगा कि 9 लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो रूल्स है वो सबके लिए रूल है, अगर ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं तो गलत सही नहीं हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए इस पे मैं सी पे टिक कर रहा हूँ। अगर आप लोग बी बोल रहे हो तो कहीं से भी क्लास अगर आपको लगता है तो आप मुझे NCERT का भेज देना, मैं देख के इसको चेंज कर दूंगा, बट फिलहाल इसका क्लास अभी सी ही रहने दो। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ WTO क्या है? रेस्ट्रिक्शन लगाना, स्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेड। अभी आपने पहली लाइन में देखा था, क्लास स्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेड, यहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेड डिजाइन पहली ही लाइन में लिखा गया है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है क्लास, ये तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 7 नेक्स्ट 45 WTO फाउंडेड इन 1995, सक्सेसर कौन है क्लास? गैट। ये तो मैंने पढ़ा रखा है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन करा रखा है, गैट से आया है WTO। नेक्स्ट चेक करो क्लास 46 क्वेश्चन देखो क्लास 46 कम टू 46। अब एक बार ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज 9th एडिशन ऑफ स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। इट कंटेन्स डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2019-20, 21-22 तक, which guide the borrowing plan of the government. The objective of debt management strategy to ensure that government financing requirement and payment obligation are met
एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। ध्यान रखना, तो सरकार कहते हैं हमें कम से कम में, क्लियर है यहाँ पे, कम से कम उस पे आपको क्या मिल जाएगा, कम से कम मतलब कि इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाए, सरकारी चाहती है। बेटा वहाँ पानी मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, वहाँ पानी भी मिल जाएगा क्लास आपको, और आप पानी लेके भी जा सकते हो। Significance of management debt, significance of management government debt, the level of government debt affects investors' confidence, impact fiscal capability of the government, and lead to crowding out effect on the private sector. Fiscal repression of commercial bank alongside with the impact like inflationary pressure, exchange rates issue, and higher tax in the future. लाइन ध्यान से पढ़ना क्लास, ये वाला सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट गवर्नमेंट डेट क्या है क्लास, द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेट अफेक्ट्स द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो गवर्नमेंट का जो डेट है ना वो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पे अफेक्ट डालता है, फिजिकल कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे अफेक्ट डालता है, लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, फिजिकल रिप्रेशन ऑफ कमर्शियल बैंक अलोंगसाइड विद द इम्पैक्ट लाइक इन्फ्लेशनरी प्रेशर और एक्सचेंज रेट। इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है क्लास, ऑब्वियसली सरकार उधार लेगी तो देश में खर्च करेगी और लोगों को हाथ में पैसा आएगा, वो डिमांड बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन होगा। एक्सचेंज रेट इश्यूज पे भी फर्क पड़ता है, और हायर टैक्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में टैक्स रेट भी बढ़ेगा, सरकार उधार ज्यादा लेगी तो भैया उसका भुगतान करने के लिए टैक्स रेट बढ़ेगा। तो डेट मैनेजमेंट सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक मोर एक्सपेंडिचर, सो फिस्कल डेफिसिट शुड बी इंक्रीज इन फ्यूचर, to contract current fiscal deficit and reduce it in near future, improve tax collection, और ऑप्शन 1 and 3। तो यार 1 और 3 तो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लाइक क्या कहते हैं क्लास, टू कॉन्ट्रैक्ट फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कम करो और इसे फ्यूचर में और कम करो, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। 47 पे आना, 47 गवर्नमेंट डेट इंक्लूड्स इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, अदर बोरोइंग लायबिलिटी गवर्नमेंट लाइक प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट एक्सेट्रा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेट, बोरोइंग लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। 47 आपने देखा पैराग्राफ में, क्लास मिल गया आपको पैराग्राफ में। 47 का क्या होगा क्लास, 47 का एग्जैक्टली डी, सबका सही है डी, ठीक है। 47 का डी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। 48 का फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट बताना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन, इट इनवाइट्स इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, सही है ये। डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये भी सही है। करंट जनरेशन हैज टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, यार करंट जनरेशन बियर करेगा या फ्यूचर जनरेशन बियर करेगा, मुझे बताओ। 47 का करंट जनरेशन बियर करेगा या फ्यूचर जनरेशन, क्लास फ्यूचर जनरेशन। देखो एक्सचेंज रेट पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, हम और ज्यादा डिमांड करेंगे लोन की पेमेंट करने के लिए डॉलर की, एक्सचेंज रेट तो बढ़ेगा। फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से तीसरा ऑप्शन गलत है, फ्यूचर आना चाहिए वहां। 49 और अबाउट टू एंड, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट वांट्स टू फुलफिल बाय इट्स डीएमएस। सरकार क्या चाहती है, बोरो एट लोअर रेट्स, लैंड इंटरनेशनली एट लोअर इंटरेस्ट रेट, रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इंडिया। तो सरकार चाहती है कम से कम रेट पे, ऊपर बताया था मैंने आपको, कम से कम रेट पे उधार लेना। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट डेट, तो कौन सा गवर्नमेंट डेट पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, तो आप मुझे बताओ क्लास कौन सा नहीं डालेगा, ए बी सी डी। तो यार देखो इन्फ्लेशन होगा, रिड्यूस टैक्सेस, टैक्सेस रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा, एक्सचेंज रेट भी, फिस्कल रिप्रेशन, सारी चीजें लिखी है। इंक्रीज टैक्सेस, वहां पे इंक्रीज टैक्सेस होना चाहिए, है ना, लिखा हुआ ना इंक्रीज टैक्सेस, हायर टैक्स इन फ्यूचर, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन टैक्सेस, तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसके साथ हमारा सारा ऑप्शन जो है कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द टेस्ट। तो आप 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन करने, तो आप मुझे बता दो आपका स्कोर कितना आया है। और अकाउंट्स, इको, बीएसटी तीनों का मॉक हमने अच्छे से खत्म कर लिया। इसके अलावा क्लास एप्लीकेशन पे 3 मॉक टेस्ट और हैं, अकाउंट्स के 3 इको के, 3 बीएसटी के, उनको भी अच्छे से बना लेना किसी भी कीमत पे पेपर में जाने से पहले। तो 3 3 6 3 9 3 12 मॉक टेस्ट, 1 शॉर्ट रिवीजन और आपका सब कुछ, दैट्स इनफ, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बाकी चिंता मत करने से आइडियल मत मानो, क्योंकि क्लास यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे। तो क्वेश्चन अगर आप इतने सारे करोगे तो कुछ ना कुछ मैच करेंगे, कुछ मैच नहीं करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी कल सुबह ही क्लास में आपका कोई भी डाउट होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी, कल मैं ले लूंगा, फिर कल अपना पेपर आप अच्छे से करके आना, और बाकी ऑल द बेस्ट, बस अच्छे से पेपर करके आना, राइट।